मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर है। आई एम ए न्यूरोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर हूँ। मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 3 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। न्यूरो साइंस पे कंटेंट बना रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ लोगों को कि उनके दिमाग में क्या हो रहा है, ब्रेन कैसे काम करता है, एंड ये जानना ज़रूरी क्यों है। आई फील कि सबको एक हक होता है खुद के ब्रेन के बारे में पता होना। उससे जो एम्पावरमेंट मिलता है, दैट इज़ द रोल ऑफ माई कंटेंट। और इसके पीछे क्या रीजन है कि आपने ब्रेन में ही क्यों अपनी स्पेशलिटी करी? ये तो थोड़ी लंबी कहानी है। व्हेन आई वाज इन स्कूल मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था कि लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, व्हाई आर वी द वे वी आर। तो इसमें मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि ह्यूमन बिहेवियर पे। तो पहले मुझे लगा कि मैं साइकोलॉजी करूँगा, बट माई डैड इज़ अ MD मेडिसिन डॉक्टर, और वो एक इन्फ्लुएंस हुआ कि चलो मेडिसिन कर लेते हैं। बट वो साइकोलॉजी का जो क्यूरियोसिटी है वो हमेशा रहा मेरे साथ। देन आई रियलाइज दैट साइकोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग अ ह्यूमन पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन एक तरीका होता है पता करने का, वो है थ्रू द इनसाइड। तो ब्रेन के अंदर जो वायरिंग है, जो केमिकल्स है, जो नेटवर्क्स है, उससे भी पता चल जाता है कि लोग ऐसे क्यों हैं। तो आप क्या प्रॉपर स्कैन्स में देखते हो? ये तो आपका डे टू डे प्रैक्टिस होगा आई थिंक, राइट? जी, MRI कर लेता हूँ, CT स्कैन कर लेता हूँ, और भी डिटेल टेस्ट होते हैं। जैसे फंक्शनल MRI होता है। फंक्शनल MRI में आदमी अंदर लेटा हुआ है और अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन विल लाइट अप। ये कैसे पता कि गुस्सा आ रहा है? ये भी तो हो सकता है कि कोई और फीलिंग हो जिसको हम गुस्से की तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। अभी आप ऑलरेडी न्यूरो साइंटिस्ट जैसे सोचना शुरू किए हो। ये जो हर एक इमोशन का जो ओवरलैप होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बिकॉज बचपन में हम लोग सोचते हैं कि प्यार अलग है, गुस्सा अलग है, जेलसी अलग है, लेकिन ये सब में जो कनेक्शंस है वो न्यूरो साइंस अभी पता कर रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ फियर इन लव, देयर इज अ लॉट ऑफ लव इन जेलसी। सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, उसमें जो ओवरलैप जो होता है वो न्यूरो साइंस के थ्रू हमें एक अलग तरीके से देखने मिलता है। तो हम एक तरीके से इन दो इमोशंस के बीच में या किसी भी दो इमोशंस के बीच में एक लाइन नहीं खींच सकते और ये नहीं कह सकते कि ये है और ये है। जैसे हमने MD मेडिसिन में ये सीखा कि हम लोग बोलते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, लेकिन बॉडी एक ही है ना। हम लोग अलग अलग ऑर्गन्स पे डिवाइड करते हैं, लेकिन शरीर तो एक ही है। तो हर एक स्पेशलिस्ट को बाकी ऑर्गन्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्पेक्ट्रम होता है एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। अगर हार्ट खराब है तो ब्रेन खराब होगा, किडनी खराब होगी थोड़े टाइम में। तो वो एक स्पेक्ट्रम होता है। तो सिमिलरली इन इमोशंस। और यही फर्क हो गया कि होलिस्टिकली एक प्रॉब्लम को देखना या एक बीमारी को देखना, और एक फ्रेगमेंटेड वे में देखना। बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कोई डॉक्टर हो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम कर रहा है लेकिन उसकी जड़ कुछ और ही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एक पेशेंट आया था 2 हफ्ता पहले, उसका हाथ हिल रहा था, ओके, कंटिन्यूस हिल रहा था, एंड ही वाज बिहेविंग ऑड, जैसे अजीब से बात कर रहा था। एंड न्यूरोलॉजिस्ट के पास आया क्योंकि हाथ हिल रहा है, अजीब से बात कर रहा है। टर्न्स आउट उनका किडनी में प्रॉब्लम था। ही वाज हैविंग समथिंग कॉल्ड एन्सेफेलोपैथी। मतलब किडनी जब खराब होती है तब ब्रेन खराब होता है, क्योंकि जो कचरा जो होता है ब्रेन से जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलती, तो वो ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है और उसको एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। तो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अगर किडनी के बारे में अगर नहीं पता होता तो बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ओवरऑल पिक्चर, और ये सिर्फ मेडिसिन में नहीं है, आई एम श्योर हर एक कॉर्पोरेट जॉब में, हर एक सिस्टम में ये अप्लाई होता है कि एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम विल अप्लाई टू एवरीथिंग एल्स, विल अफेक्ट एवरीथिंग एल्स। या आई वाज अबाउट टू से दैट। मतलब बहुत बार लाइफ में क्या होता है, हम अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे होते हैं, जबकि हम उसके रूट को नहीं कभी समझ पाते हैं या एक्चुअल में नहीं समझ पाते उसका कॉज क्या है। ऐसा आप भी कई बार फेस करते होंगे, राइट? बहुत बार। इनफैक्ट हर एक OPD में हर एक पेशेंट मेरे लिए एक पजल होता है, क्योंकि वो पेशेंट आ रहा है एक प्रॉब्लम से, लेकिन क्या वो असली प्रॉब्लम है कि दैट इज जस्ट अ कॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम जिसको उसने देखा ही नहीं है, उसने नोटिस भी नहीं किया। सो दिस इज ऑलवेज देयर। तो वहां पे एक डॉक्टर का बायस भी तो आ जाता होगा ना, क्योंकि उस तरह का पेशेंट उस तरह के सिम्टम्स के साथ में आपने पहले जब देखा होगा तो आपके माइंड में सबसे पहला थॉट यही आएगा कि अच्छा कुछ वैसा ही है, जबकि हर केस अपने आप में अलग होता है, राइट? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ मेडिसिन। इसको अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं। तो मैंने ये मेडिसिन में देखा था, MBBS में मैं जब पढ़ाई कर रहा था, टेक्स्ट बुक है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस आते हैं। उसमें से 2-3 डिजीज ऐसे होते हैं जो काफी रेयर होते हैं, बट व्हेन यू रीड इट
और उसके अगले दिन आप जब हॉस्पिटल जाओगे तो सडनली हर एक पेशेंट तुमको लगेगा कि ये यही है, क्योंकि दैट इज द लास्ट थिंग यू रेड। और इसको अवेलेबिलिटी बायस कहते हैं कि जब ब्रेन ढूंढता है कि इसका कारण क्या होगा, तो जो सबसे लास्ट आपने जो सोचा था उसको जोड़ देता है कि ये उसकी वजह से ही हुआ होगा। दिस ऑलवेज हैपेंस। हम लोग जिससे भी मिलते हैं वी लुक फॉर आवरसेल्व्स इन दैट पर्सन, रिलेट करने की कोशिश करने की कोशिश, क्योंकि तभी समझ आएगा, नहीं तो हम एक अननोन टेरिटरी में चले जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट गेटिंग स्केयर्ड, राइट? Exactly. क्योंकि समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई उसको प्रोसेस करके फटाफट से कहीं किसी कंपार्टमेंट में या डिपार्टमेंट में फिट करेंगे, हाँ, जिससे कि हमको समझ आ गया कि ये क्या है, चाहे नहीं भी आया बट वो फीलिंग आ गई कि हाँ मुझे समझ आ रहा है क्या हो रहा है, आई नो आई एम इन कंट्रोल, आई नो। मतलब वो एक फीलिंग आ जाती है कि चलो इफ आई एम इन दैट पोजीशन दिस इज हाउ आई विल डू इट नाउ। मुझे समझ में आ गया। एक्चुअली समझ में आ गया कि नहीं वो अलग बात है, बट वो एक फीलिंग आ जाता है कि मुझे समझ में आ गया। और शायद यहाँ पर फेथ का, बिलीफ का, इन सब का रोल देखा जाए तो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने ताबीज पहना हुआ है, हाँ, जो हम कहने को ये भी कह सकते हैं कि वो अंधविश्वास है, लेकिन उस ताबीज की वजह से अपनी ब्रेन में वो सेफ फील कर रहा है, सिक्योर फील कर रहा है, तो हो सकता है उसकी लाइफ एक सही डायरेक्शन में जाने लग जाए, उस ताबीज की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ दैट थॉट कि मैं सेफ हूं, तो वो एट ईज हो गया। 100%। जैसे एक बच्चा है, रो रहा है, जैसे ही मम्मी रूम में आ गई रोना बंद हो गया। अभी वो अगर समझो वो बच्चा एक्चुअल डेंजर में था, द मदर माइट नॉट हैव बीन एबल टू डू अ लॉट, लेकिन उसके दिमाग में वो एक कामनेस आ जाता है कि चलो ये है, अभी नाउ आई एम सेफ। अगर इफ द मदर इज नॉट देयर, लेकिन मम्मी ने एक लॉकेट दिया है और वो बंदा पहन रहा है वो लॉकेट, तो वो साइकोलॉजिकल कनेक्शन अभी भी हो सकता है कि चलो in my mind my mom is there with me, तो that can give you enough calmness to do the actual work। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है फेथ। आप किस पे फेथ कर रहे हो इज सेकेंडरी टू डू यू हैव फेथ एट ऑल। फेथ इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अब थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं, क्योंकि इतना डीप ना हो जाए कि सारे डूब जाएं और सब सो जाएं, लोग लेट जाएं, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाए और फिर आपको उनका इलाज करना पड़े। तो अब वापस से उस पॉइंट पे आते हैं, यानी कि जो आज का एज ग्रुप है हमारा, दैट इज बिटवीन 18 to 20 इयर्स। तो इस एज ग्रुप में जो एक कॉमन क्वेश्चन है, जो सबकी प्रॉब्लम है और जो बार बार एक क्वेश्चन में से पूछा जाता है, वो है फोकस कैसे करें अपनी अटेंशन को, अपने ध्यान को कैसे वहां पर लगाएं जो हम करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है, यानी कि पढ़ाई लिखाई, और वहां से ध्यान कैसे हटाएं जो करना तो चाहते हैं लेकिन उसको करने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ मिलता है थोड़ी देर के लिए प्लेजर, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होता है। तो ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसको अप्रोच करते हैं साइंटिफिकली, बिल्कुल, कि फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आपके पास में इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, मतलब क्या किया जाए, क्या सजेस्ट करेंगे आप बच्चों को? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि आपकी गलती नहीं है। सबसे पहले थैंक यू, यू आर वेरी वेलकम। क्योंकि घर पे सारे यही सुनते रहते हैं ना कि तेरी गलती है। तो पहली बार कोई ऐसा इंसान आया, वो भी एक डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर, जो कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो करते रहो जो आप कर रहे हैं। ये नहीं कहा है इन्होंने, तो आगे भी पूरी बात सुन लो। हाँ, मतलब सिर्फ इतना क्लिप एडिट मत करना, आगे भी है। ये आपकी गलती इसलिए नहीं है कि जब आपका ब्रेन इवॉल्व हो रहा था ओवर द लास्ट 50,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन ईयर्स से, उसका प्रायोरिटी बहुत अलग था। उसका प्रायोरिटी था सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। खाना, दोस्त सपोर्ट के लिए कि कोई मारने आए तो, कम्युनिटी, पार्टनर, स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए, और कुछ डेंजर है तो उससे दूर जाना। बहुत ही सिंपल है। आज के जमाने में एग्जाम देना ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हमारे ब्रेन को कैसे पता? क्योंकि एवोल्यूशनरी एग्जाम करके कुछ था नहीं। तो यू आर टेलिंग योर ब्रेन कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बट ब्रेन देख रहा है कि अगर मैं नेटफ्लिक्स देखूं तो मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा, मुझे मजा आ रहा है। और मजा आना इज अ गुड थिंग, क्योंकि मजा आने के लिए एवोल्यूशन ने काफी कुछ किया है। हाँ, मतलब किसी को मजा आया था तभी आप यहाँ बैठे हो। गलती नहीं थी। तो ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्चुअली ब्रेन को लग रहा है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और आप ये फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, जैसे एग्जाम्स और पढ़ाई। ब्रेन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्जाम पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन को फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं आता। सच ये है कि हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है, जो पुराना ब्रेन है, इसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, पुराना ब्रेन है, इसको फ्यूचर के बारे में सोचना आता ही नहीं है। इसको सिर्फ अभी के बारे में सोचना आता है, अभी का, आज का, इधर का, इमीडिएट। अभी क्या थ्रेट है, क्या डेंजर है, या क्या प्लेजर है। बस आज मैं पढ़ाई करूंगा, 4 साल में डिग्री मिलेगी, 10 साल में जॉब मिलेगी, फिर मैं अच्छा गाड़ी खरीद, वो सब मतलब हम बोलते हैं, लेकिन फंडामेंटली तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम में वो घुसता नहीं है, वो समझ में नहीं आता उसको। और आपका सारा जो इंस्टिंक्टिव डिसीजंस होते हैं, इमोशनल डिसीजंस होते हैं, ये सब लिम्बिक से आ रही है। तो जो इवॉल्व्ड ब्रेन है, जो अभी अभी आया है, 10, 15, 20 हजार साल में आया है, बल्कि पढ़ाई लिखाई देखा जाए तो अभी 50-100 साल में आई है। पढ़ाई तो अभी अभी आया है, बट जो इवॉल्व्ड ब्रेन है, दैट इज द वन दैट इज लॉजिकल, दैट कैन लुक इनटू द फ्यूचर, प्लान की अच्छा मुझे ये बनना है, ये बनना है। बट आप एवोल्यूशनरीली देखोगे तो लिम्बिक सिस्टम इज लाइक योर ग्रेट ग्रैंडफादर, और तुम्हारा जो सबसे इवॉल्व्ड पार्ट है दैट इज अ इन्फेंट, बच्चा है वो। तो कोई भी बच्चा ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं बता सकता कि ये करो, दिस इज हाउ यू आर born विद दिस इनइक्वालिटी, तो एक चांस ही नहीं है। बट एज यू कीप ग्रोइंग, हमारा इवॉल्व पार्ट, जिसको PFC कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इफ यू टैप योर फोरहेड, उसके जस्ट पीछे जो पार्ट है, दैट इज द मोस्ट इवॉल्व पार्ट। एज यू कीप ग्रोइंग, इसी को मैच्योरिटी कहते हैं, कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इट डेवलप्स द कैपेसिटी टू टेल द लिम्बिक सिस्टम कि ये करो, ये नहीं करो। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू नॉलेज, थ्रू लाइफ। इसी को मैच्योरिटी कहेंगे, कि जैसे टाइम बढ़ता है, यूजुअली 25 इयर्स मानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, बट 25 साल की उम्र में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इवॉल्व हो जाता है। तब तक तो इनकी लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी। क्योंकि अभी ये सारे 18-19 साल के हैं, अगर तब तक इनको समझ आएगा कि ये जो कर रहे हैं उसकी वजह से क्या गड़बड़ होने वाली है, बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई जिसका हमको सोल्यूशन निकालना होगा।